देखते हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। कौन सा युग्म है सुमेलित है। एक तरफ कुछ ग्रंथ दे रखे हैं और एक तरफ उनके लेखक के नाम। देखिएगा पूछ रहा है कौन सा युग्म सुमेलित है। पहला है आपके सामने कि पुंडलिक विठल द्वारा जो रचित है वह है रागमाला। आप कहेंगे सर ये सही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो पूछ भी तो यही रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। रागमाला के जो लेखक हैं वो पुंडलिक विठल हैं। आइए आगे देखते हैं। पंडित भाव भट्ट और सामने दे रखा है संगीत राज। आप कहेंगे सर ये जो संगीत राज है ये किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ये रचना है राणा कुंभा की। पहला क्वेश्चन तो यहां से ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि जो राणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज है कितने भाग हैं इसके, तो याद रखिएगा 5 भाग या 5 खंड बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, कौन कौन से 5 भाग हैं ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके अंदर आप याद रखिएगा एक तो है नृत्य रतन कोश, एक है आपकी गीत रतन कोश, एक है आपके रस रतन कोश, एक है आपके वाद्य रतन कोश और एक है आपके पाठ्य रतन कोश। ये संगीत राज के कितने 5 भाग 5 खंड है, याद रखिएगा। कई बार क्या होता है एग्जामिनर यहां से उठा के पूछता है कि निम्न में से नृत्य रतन कोश के लेखक कौन हैं, तो याद रखिएगा कुंभा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये 2 नंबर तो गलत है। तीसरा कह रहा है कुंभा और सामने दे रखा है राग कलपदुरम। आप कहेंगे सर राग कलपदुरम के जो लेखक हैं वो है आपके, याद रखिएगा एग्जाम के लिए डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन भी बनता है ये। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं वो है आपके कृष्णानंद व्यास। कौन है, तो याद रखिएगा कृष्णानंद व्यास। और राग चंद्रिका के जो लेखक हैं ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, तो याद रखिएगा द्वारकानाथ भट्ट। इसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा द्वारकानाथ भट्ट। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है। ठीक है, चलिए तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके सामने ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट, देखिएगा क्या कह रहा है। पूछा जा रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। पूछा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो गलत सुमेलित है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहां पर आपको ध्यान देना है कि गलत सुमेलित है। आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। प्रश्न पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पर पूछा जा रहा है गलत सुमेलित कौन सा है। देखिए एक तरफ आपके दे रखे हैं कर्षक आंदोलन और एक तरफ दे रखे हैं इसके प्रमुख नेता। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन तो यहां पर और भी आप ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम कर्षक आंदोलन कौन सा है, तो आपको याद रखना है राजस्थान का फर्स्ट जो कर्षक आंदोलन है वो है आपकी बिजोलिया। कौन सा है, बिजोलिया किसान आंदोलन, याद रखिएगा। अच्छा दो बात और याद रखिएगा, एक आपको पूछा जाए राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन है, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में किसान आंदोलन के जो जनक हैं उनका नाम है विजय सिंह पथिक। राजस्थान में किसान आंदोलन के जो जनक हैं वो तो कौन है, याद रखिएगा विजय सिंह पथिक। लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है, तो याद रखिएगा साधु सीताराम दास। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, साधु सीताराम दास। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं। देखिएगा दे रखा है बेंगू किसान आंदोलन के जो प्रमुख नेता हैं वो है आपके सामने राम नारायण चौधरी। आप कहेंगे सर ये सही है, कोई दिक्कत है नहीं। बेंगू जो किसान आंदोलन है इसके जो प्रमुख नेता है वो कौन है, राम नारायण चौधरी, याद रखिएगा। और ये जो बेंगू किसान आंदोलन है ये बिजोलिया से ही प्रेरित था और बेंगू के जो किसान थे वो गए थे विजय सिंह पथिक के पास में, लेकिन विजय सिंह पथिक ने इनको किसके पास में भेजा था, राम नारायण चौधरी के पास में। राम नारायण चौधरी आए और बेंगू किसान आंदोलन को संभाला और बेंगू के जो जागीरदार हुआ करते थे अनूप सिंह उनके साथ में समझौता भी किया। अनूप सिंह ने रामनारायण चौधरी की बातें मान भी ली थी लेकिन सरकार ने मानने से मना कर दिया और उस अनूप सिंह और रामनारायण चौधरी के मध्य जो समझौता हुआ था उसे बोलेश्विक समझौते की संज्ञा देते हुए मानने से मना कर दिया था। ठीक है, और इस बेंगू से वापस यदि इस प्रकार से वन लाइनर कोई क्वेश्चन आए तो याद रखना आपको पूछा जा सकता है कि रूपाजी वे कृपाजी
नामक धाकड़ किसान किस किसान आंदोलन के तहत शहीद हुए थे? तो फिर आपको याद रखना है वो है बेंगू किसान आंदोलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर है बूंदी, सामने दे रखा है नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा या नैनूराम शर्मा जो कि हाड़ोती के गांधी हैं, ये भी सही है, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बूंदी किसान आंदोलन में जो व्यक्ति शहीद हुए थे उनका नाम है नानक भील। नानक भील झंडा गीत गाते समय शहीद हो गए थे, याद रखिएगा। डाबी हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो बेंगू के अंदर तो रूपा जी और कृपा जी शहीद हुए थे, और बूंदी में याद रखिएगा नानक भील शहीद हुए थे। ठीक है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। बूंदी नैनू राम शर्मा। तीसरा है बिजोलिया विजय सिंह पथिक। आप कहेंगे सर ये भी सही है, देखिएगा बिजोलिया जो किसान आंदोलन है, बिजोलिया जो किसान आंदोलन है, आप सब जानते हैं कि ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे लंबा किसान आंदोलन है, इसीलिए इसे भारत का मैराथन किसान आंदोलन भी कहा जाता है। शुरुआत है 1897 से लेकर 1941। इतिहास के अंदर यहां से चरण से पूछे जाने वाला दूसरा क्वेश्चन है। एक तो पूछता है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, तो 7 चरणों में। और एक पूछता है बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ, तो याद रखिएगा 3 चरणों में। पहला जो चरण था 1897 से लेकर 1915, इसको चलाया था साधु सीताराम दास ने, याद रखिएगा। प्रमुख कौन थे? साधु सीताराम दास। उसके बाद में दूसरा जो चरण है वो 1916 से लेकर 1922, और चलाने वाले कौन है, तो याद रखिएगा पथिक जी, विजय सिंह पथिक। और तीसरा जो चरण है 1923 से लेकर 1941, इसके जो प्रमुख थे ना वो हरिभाऊ उपाध्याय थे, बाकी इसके साथ में भी थे माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज जैसे लोग, लेकिन प्रमुख रूप से कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। तो यहां पर दे रखा है कि बिजोलिया विजय सिंह पथिक। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। तो फिर ऑप्शन नंबर है बीकानेर, और सामने दे रखा है नरोत्तम लाल जोशी। आप कहेंगे सर ये गलत है, क्योंकि बीकानेर किसान आंदोलन की हम चर्चा करते हैं तो प्रमुख रूप से जो हमारे सामने नाम आएगा वो एक तो हनुमान सिंह आर्य, याद रखिएगा, या फिर मग्गाराम वैद्य। क्योंकि जब हम बीकानेर रियासत के आंदोलन पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर 4 प्रकार की घटनाएं पढ़ते हैं। एक तो है आपके उद्रासर की, एक है आपके महाजन की, एक है आपके दूध व खारा किसान आंदोलन, और एक आप पढ़ते हैं कांगड़ कांड। और आप जानते हैं कि बीकानेर रियासत की अंतिम घटना है वो है कांगड़ कांड, प्रसिद्ध घटना है दूध व खारा किसान आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो आपके सामने ही है। अच्छा, महिला का नाम भी आए तो याद रखिएगा खेतूबाई, और ये जो खेतूबाई है ये कौन है, तो याद रखिएगा मग्गाराम वैद्य की बहन है, और ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो गलत है वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, ये गलत है, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है कि राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है। देखिएगा, राजस्थान इतिहास में जब आप मध्यकालीन और आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। तो यहां पूछा जा रहा है कि राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या तात्पर्य है। तो अंकलित राजस्व, सैन्य कर है ये, आयात निर्यात कर है, या बेगार पड़ता है। तो देखिए पट्टा रेख, याद रखिएगा ये कागजात है, ये एक प्रकार का अपेक्षित राजस्व कर है, याद रखिएगा, अपेक्षित राजस्व कर, याद रखिएगा। पट्टा रेख कागजात क्या है ये, आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से। ठीक है, तो ये आपके क्या है, आकलित राजस्व है, ये एक प्रकार का अपेक्षित राजस्व कर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। पूछा जा रहा है शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिएगा, आप जब सैनिक टुकड़ी पढ़ते हैं तो एक तो आप पढ़ते हैं जोधपुर लीजियन, जोधपुर लीजियन, एक आप पढ़ते हैं मेवाड़ भीलकोर, पढ़ते हैं, और एक है आपके सामने मेरवाड़ा बटालियन। 4 प्रमुख रूप से पढ़ते हैं आप ये। तो शेखावटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है वो तो है आपके कहां पर, तो याद रखिएगा झुंझुनू। जोधपुर लीजियन का जो मुख्यालय है वो है, याद रखिएगा, एरिनपुरा। मेवाड़ भीलकोर का जो मुख्यालय है वो है, याद रखिएगा, खेरवाड़ा। खेरवाड़ा उदयपुर में है, एरिनपुरा पाली में है,
और मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय आपको कमेंट करके बताना है कि मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां पर है। तो इसका जो मुख्यालय है वो तो है आपके सामने, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, झुंझुनू। ठीक है, तो ये जरूर बताइएगा मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। ठीक है, मेवाड़ भील कोर जो है इसकी स्थापना है वो 1841 के अंदर हुई थी, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब हुई थी? 1841। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता पूर्वे यानी आजादी से पहले राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का समर्थक नहीं है। आजादी से पहले का ऐसा कौन सा समाचार पत्र है जो आपके आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं है, बताइए वो कौन सा है। देश हितैषणी, आप कहेंगे सर ये तो आर्य समाजी विचारधारा का है। जनहितकारिक, ये भी है। परोपकारिणी सभा, ये भी है। परोपकारक, ये भी है। लेकिन याद रखिएगा राजपुताना जो गेजेट है इसका कोई संबंध नहीं है आर्य समाज विचारधारा से। लेकिन राजपुताना गेजेट से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये है, ये समाचार पत्र कब का है, तो याद रखिएगा 1882 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां से है ये राजपुताना गेजेट, तो याद रखिएगा अजमेर से। अच्छा, इसके संपादक कौन है, तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके मौलवी मुराद अली। तो ऐसा क्वेश्चन ये वन लाइनर और बन सकता है, राजपुताना गेजेट कब, तो याद रखिएगा 1882। कहां से, तो अजमेर से। ठीक है, और इसके संपादक कौन, तो याद रखिएगा मौलवी मुराद अली। ये अच्छा और क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12। पूछा जा रहा है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में, डायरेक्ट आपके सामने वन लाइनर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है। देखिए, पूछा जा रहा है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर ये चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। नाथद्वारा, उदयपुर, बूंदी या जोधपुर। देखिएगा गणगौर की हम बात करते हैं तो गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नो डाउट है आप सब जानते हैं जयपुर की। इसके अंदर याद रखिएगा गण का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे सर शिव, और घोर का मतलब क्या है, तो याद रखिएगा पार्वती। पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था, जिसे आज हम गणगौर के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये जो गणगौर है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा जयपुर। लेकिन लेकिन आपको पूछा जाए बिना ईश्वर की गणगौर, बिना ईश्वर की जो गणगौर है, ईश्वर का मतलब यहां पर है शिव, बिना ईश्वर की जो गणगौर है ये कहां की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा जैसलमेर। ये कहां की प्रसिद्ध है, जैसलमेर। दो बातें हो गई है, कौन कौन सी, एक तो ये हो गई कि गणगौर कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की। एक बिना ईश्वर की गणगौर कहां की प्रसिद्ध है, याद रखिएगा जैसलमेर की। अच्छा, एक आपको पूछा जाए धींगा गणगौर कहां की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा धींगा गणगौर जो प्रसिद्ध है वो है आपके उदयपुर की। और इसके बारे में तो विशेष याद रखिएगा, निम्न में से वह गणगौर जिसका उल्लेख कर्नल जेम्स टोड ने अपने ग्रंथ में किया है, तो वो धींगा गणगौर है उदयपुर वाली। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये, लेकिन वो है धींगा बेतमार गणगौर, और ये तो कुंवारों की गणगौर है। और धींगा बेतमार जो गणगौर है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा जोधपुर की। ये लीजिए, गणगौर प्रसिद्ध है जयपुर की, बिना ईसर की गणगौर प्रसिद्ध है जैसलमेर की, धींगा गणगौर प्रसिद्ध है उदयपुर की, धींगा बेतमार गणगौर प्रसिद्ध है जोधपुर की। एक और कहावत है आपने सुनी होगी कभी कि हाड़ो ले डूबियो गणगौर, हाड़ो ले डूबियो गणगौर। ये कहावत किस रियासत से संबंधित है, तो भी आपको याद रखना है बूंदी से। और एक यहां पर क्वेश्चन है कि गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, याद रखिएगा नाथद्वारा राजसमंद। तो गणगौर से रिलेटेड आपके सामने 5 फैक्ट है। गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध, के जयपुर की। बिना ईसर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, कि जैसलमेर की। धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, कि उदयपुर की। धींगा बेतमार गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, कि जोधपुर की। हाड़ू ले डूबियो गणगौर कौन सी रियासत से संबंधित है, बूंदी से। और गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, याद रखिएगा नाथद्वारा राजसमंद। बताइए सारे फैक्ट क्लियर हो गए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13, लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि सुमेलित कीजिए। आपसे क्या पूछा जा रहा है,
आपसे पूछा जा रहा है कि सुमेलित करना है इसको। देखिएगा, सुमेलित कीजिए। एक तरफ संस्था है और एक तरफ स्थापना वर्ष है। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? देखिए, सुमेलित कीजिए। एक तरफ संस्था दे रखी है और एक तरफ स्थापना वर्ष दे रखा है। ठीक है, जैसे राजस्थान सेवा संघ है, देश हितैषणी सभा है, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद है और चैम्बर ऑफ प्रिंसेज है। मिलान करना है इसका, ये हमसे पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, राजस्थान सेवा संघ की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, ये जो राजस्थान सेवा संघ है, इसकी जो स्थापना है वो 1919 के अंदर कहां पर हुई थी? तो आप कहेंगे सर वर्धा, महाराष्ट्र। लेकिन सबसे अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है कि राजस्थान सेवा संघ का जो स्थानांतरण है वो राजस्थान में कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1920 के अंदर, और कहां पर हुआ था? अजमेर में। ये इंपॉर्टेंट। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 वर्धा, महाराष्ट्र में हुई। राजस्थान में इसका स्थानांतरण हुआ था 1920 अजमेर के अंदर। और राजस्थान सेवा संघ के जो संस्थापक थे वो थे विजय सिंह पथिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसी राजस्थान सेवा संघ और विजय सिंह पथिक द्वारा वर्धा, महाराष्ट्र से एक समाचार पत्र निकाला गया था जिसका नाम है राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी को बैन किया गया था तो वापस ब्यावर से निकाला गया था नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान को जब वापस बैन किया गया था तो ब्यावर से फिर निकाला गया था कौन सा? याद रखिएगा, तरुण राजस्थान। तो ये 3 समाचार पत्र भी हैं। आगे चर्चा करेंगे जब समाचार पत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अगला है देश हितैषणी सभा। और ये जो देश हितैषणी सभा है, इसका जो गठन है वो कब हुआ? तो आपको याद रखना है कि देश हितैषणी जो सभा है इसका गठन हुआ है, याद रखिएगा, 1877 में। और किस मेवाड़ महाराणा के समय? तो याद रखना है आपको, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के समय की बात है ये। ठीक है, अगली बात है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। तो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का जो गठन है वो 1927 के अंदर है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1927 बंबई। और अगला है चेंबर ऑफ प्रिंसेज। चेंबर ऑफ प्रिंसेज, जिसे आप नरेंद्र मंडल भी बोल सकते हैं, इसका जो गठन है वो हुआ है 1921 में। एक क्वेश्चन और बड़ा शानदार बनता है कि चेंबर ऑफ प्रिंसेज के प्रथम चांसलर कौन थे? तो आपको याद रखना है इसके फर्स्ट जो चांसलर थे उनका नाम है महाराजा गंगा सिंह। कौन है? याद रखिएगा, महाराजा गंगा सिंह। क्लियर? तो राजस्थान सेवा संघ हो जाएगा 1919, देश हितैषणी सभा 1877, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927 और चैम्बर ऑफ प्रिंसेज है 1921 को। कि किस लोक देवता का जन्म उड़ू काश्मीर गांव, जिला बाड़मेर में हुआ है? अक्सर आप देखते हैं कि हमारे राजस्थान जीके के अंदर जो टॉपिक है लोक देवता, आजकल लोक देवता से जो क्वेश्चन आने लग गया है वो उनकी जन्म स्थली से विशेष आने लग गया। और यदि मैं पूरी ही चर्चा करूं तो उनके जीवन परिचय से क्वेश्चन आता है आजकल। या तो उनकी जन्म स्थली पूछी जाती है या फिर उनका परिचय, यानी कि माता, पिता, पत्नी, घोड़ी, जो भी है उनसे रिलेटेड। यहां पर है कि किस लोक देवता का जन्म उड़ू काश्मीर, शिव तहसील, बाड़मेर जिले के अंदर हुआ है? तो वो है आपके रामदेव जी। कौन है? याद रखिएगा, रामदेव जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि भी है, याद रखिएगा। इनकी एक रचना है जिनका नाम है 24 बनिया, और इनके द्वारा एक पंथ भी चलाया गया है जिसका नाम है कामड़िया पंथ। इनके पिताजी का नाम है अजमाल जीरा कंवरा, मेणा देरा लाल यानी कि माताजी का नाम, और नेतलरा भरतार यानी कि पत्नी का नाम। याद रखिएगा, रामदेव जी हैं जिनका जन्म उड़ू काश्मीर, शिव तहसील, बाड़मेर जिले में हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला फिर रीजनिंग से संबंधित, ये लीजिए, राजस्थान जीके से संबंधित है आपके क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है वो देखिए। पूछा जा रहा है आपको कि निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना में स्थित नहीं थी? आप सब जानते हैं कि 1857 क्रांति के तहत हमारे राजस्थान के जो अंदर है वो कितनी छावनियां? 6 छावनियां पड़ते हैं। कौन कौन सी? तो देखिए, सबसे बड़ी छावनी है आपके नसीराबाद, सबसे छोटी है आपके देवली, सर्वाधिक विद्रोह वाली है एरिनपुरा, वर्तमान राजस्थान से जो बाहर है वो है नीमचेक, और 2 ऐसी है जिन्होंने विद्रोह नहीं किया। वो एक तो है आपके, याद रखिएगा, ब्यावर, और एक है खेरवाड़ा। ये टोटल आपके कितनी
ठीक है, तो यहां पर कौन सी नहीं है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने 3, टोंक नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। अच्छा, रास्ता जी के संबंध नहीं, अच्छा ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है 1857 विद्रोह के समय राजपुताना के एजेजी कौन थे, एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, और एजेंट टू गवर्नर जनरल, और बात हो रही है कब की, 1857 की, तो उस समय थे, याद रखिएगा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप सब जानते होंगे कि जब यहाँ हमारे साथ देसी रियासतों के साथ जब संधियां होती है, उसके बाद में अंग्रेज यहाँ पर शासन चलाने के लिए एक रेजिडेंसी की स्थापना करते हैं जिसका नाम है राजपुताना रेजिडेंसी, और उसी राजपुताना रेजिडेंसी का जो प्रमुख होता है वही होता है आपके एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। पहला एजेंट टू गवर्नर जनरल जो बना था वो था इब्राहिम लोकेट, लेकिन 1857 के समय कौन था, तो याद रखिएगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11, क्या कह रहा है, देखिए, मार्च 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर एक मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। ये जो मत्स्य संघ है, इसको नाम देने वाले तो थे के एम मुंशी, याद रखिएगा। ठीक, मत्स्य संघ का जो गठन है वो हुआ है आपके 18 मार्च 1948 को, और ये जो मत्स्य संघ है ये राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण है, और इसके अंदर कितनी रियासतें, तो 4 रियासतें जोड़कर मत्स्य संघ बना था। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कौन से चरण में हुआ, कमेंट करिएगा, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कौन से चरण में हुआ, आप में से कौन इसका आंसर बताएगा कमेंट करके। फिर कह रहा हूं, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कौन से चरण के तहत किया गया, बताइए। और मत्स्य संघ में कितनी, 4, कौन सी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4, इन 4 रियासतों को जोड़कर यह संघ बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला कौन सा क्वेश्चन है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14, और बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। कालीबंगा का जो उत्खनन है वो कितने स्तरों में हुआ है, देखिए, सबसे पहले तो ये कालीबंगा किस जिले में है, तो याद रखिएगा हनुमानगढ़ में। ठीक है, ये आपके किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा घग्गर। खोज करने वाले कौन है, तो याद रखिएगा ए घोष, और उत्खनन का कार्य करने वाले कौन है, तो याद रखिएगा बीबी लाल, बीके थापर और एक खर्रे, याद रखिएगा। ये 3 आपके क्या है, उत्खनन करता, ये खोज करता, ये नदी, और ये स्थल। और कालीबंगा का अर्थ आप जानते ही हैं, काली चूड़ियां या काले रंग की चूड़ियां। ये जो कालीबंगा है इसका जो उत्खनन का कार्य है ये याद रखिएगा 3 काल में 5 स्तर पर की गई थी इसकी खुदाई। 3 काल और कितने स्तर, 5 स्तर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी। हाँ, देखिए कि सरदार पटेल को किस देसी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी। आप सब जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई जो पटेल हैं, देखिएगा हमारे पूरे भारत में कितनी रियासतें थी, तो 565। इनमें से 562 रियासतों का तो क्या हो गया था, विलय। लेकिन 3 ऐसी रियासतें थी जिनका विलय नहीं हो पाया था, वो है आपके जूनागढ़, हैदराबाद, एक तो है आपके जूनागढ़, हैदराबाद, और याद रखिएगा कश्मीर। तो इनमें से ऐसी कौन सी रियासत है, भोपाल का तो कोई रोल भी नहीं इसमें, ऐसी कौन सी रियासत है जिसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी, तो याद रखिएगा इनमें से जो है वो है आपके ऑप्शन नंबर 4, याद रखिएगा हैदराबाद। इसके खिलाफ, हैदराबाद के खिलाफ। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है, ये लीजिए, आजकल क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, तेजाजी की पत्नी का नाम देखिए, तेजाजी की एक तो जन्मस्थली याद रखिएगा कौन सी है, खरनाल। वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि खरनाल जो कि आपके नागौर जिले में है, यहां पर स्थापित किया जा रहा है तेजाना। क्या स्थापित किया जा रहा है, तेजाना, यानी कि वीर तेजाजी की जो पूरी जीवनी है उनसे संबंधित ये मान लो कि वहां पर आपके पनोरमा स्थापित होगा, एक तरह का एक पर्यटन स्थल बनेगा तेजाना। इनकी कर्मस्थली जो है
वो याद रखिएगा बांसी दुगारी। बांसी दुगारी, और बांसी दुगारी कहां पर है तो याद रखिएगा बूंदी में। इनका जो ससुराल है वो है याद रखिएगा पनेर में। पनेर है आपके अजमेर में। इनका जो प्रसिद्ध, पहले मुख्य मंदिर की यदि आप बात करते हैं तो इनका मुख्य मंदिर है खरनाल में, लेकिन प्रसिद्ध जो मेला है वो है परबतसर, परबतसर नागौर का। ठीक है। और तेजा जी की माँ का नाम, अच्छा यहाँ पत्नी का पूछ रहा है क्या, चलिए माँ का नाम आप कमेंट करके बताइए, बाकी पत्नी का नाम आप जानते हैं पेमल। और वैसे संत जो मीराबाई है ना, उनके बचपन का नाम भी पेमल था, याद रखना। मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था, और यहाँ पर तेजा जी की पत्नी का नाम भी क्या है, पेमल, याद रखिएगा। ठीक है। हाँ। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 20। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र का ऐसा कौन सा नृत्य है जो हावण भादवा महीने 40 दिन तक करे? तेरे ताली, बम, गिद्दड़ या घमरी? देखिए, तेरे ताली जो नृत्य है ये आप सब जानते हैं रामदेव जी की आराधना में होता है, और इनकी जो जन्मस्थली है वो पादरला गांव पाली है। ठीक है। बम जो नृत्य है ये मेवात क्षेत्र का है, अलवर भरतपुर। गिद्दड़ है शेखावटी का। तो फिर बचा ही ऐसा एक नृत्य जो कि आपके मेवाड़ का है, वो कौन सा है, घुंगरी नृत्य। ये जो घुंगरी नृत्य है ये थाली और मांदल वाद्य यंत्र के साथ 40 दिन तक किया जाता है, और इसे राई नृत्य भी कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या है, याद रखिएगा, घुंगरी या राई नृत्य, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने क्या कह रहा है, राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? आजकल देखिए ये जो मेवाड़ के शासक है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, प्रमुख राजा का नाम देता है और पूछता है कि इसकी मृत्यु के बाद में अगले कौन बने। समझ रहे हैं आप? प्रमुख राजा का नाम देंगे और ये पूछेंगे इसकी मृत्यु के बाद में कौन बने, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। तो राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का अगला शासक कौन बना? देखिए, सांगा, सांगा के बाद में बनते हैं आपके रतन सिंह। रतन सिंह के बाद में बनते हैं विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बाद में अस्थायी रूप के अंदर आ जाता है बनवीर, और बनवीर के बाद में आते हैं उदय सिंह। उदय सिंह के बाद में आप जानते हैं महाराणा प्रताप। यही तो क्रम है। तो सांगा के बाद में कौन बने थे, याद रखिएगा, राणा रतन सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। देखिए, गुज्जर प्रतिहार की बात करते हैं तो हम हमारे राजस्थान में 2 जगह पढ़ते हैं, एक मंडोर के गुज्जर प्रतिहार और एक आप पढ़ते हैं भीनमाल के गुज्जर प्रतिहार। नागभट्ट सेकंड हो, चाहे आपके महेंद्रपाल हो, देवपाल हो, या ये आपके भद्रभट्ट फर्स्ट हो, इनमें से ऐसे कौन से शासक हैं जिनका संबंध गुज्जर प्रतिहार से नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर 4। बाकी सब के सब क्या है, गुज्जर प्रतिहार से रिलेटेड है। ठीक है। और गुज्जर प्रतिहार आप मंडोर और भीनमाल हमारे राजस्थान में 2 जगह आप पढ़ते हैं। ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने अगला क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन है कि राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमितिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था, किसके लिए? नैमितिक, यानी कि एक चीज इस क्वेश्चन को पढ़ने से ये क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक या जो राज व्यवस्था थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। कौन सी? राजस्थान के प्राचीन में, मध्यम में कैसी रही, उनसे रिलेटेड। जैसे देखिए, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमितिक पदनाम का प्रयोग किसके लिए करते थे? तो याद रखिएगा, ये करते थे राज्य के ज्योतिषी के लिए, जो पंडित जी ज्योतिष हुआ करते थे ना, उनके लिए। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली वे कौन है? यानी व्यक्तित्व क्वेश्चन आ रहा है एक, कि ऐसे क्रांतिकारी कौन है जिसे महंत, यानी कि एक संत थे, एक साधु थे प्यारेलाल, हत्याकांड के तहत सजा मिली थी उनको। तो इसके तहत सजा जिनको मिली थी वो है आपके केसरी सिंह बारठ। याद रखिएगा, बारठ परिवार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बारठ परिवार का संबंध कहां से है? तो याद रखिएगा शाहपुरा से। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा से। और राजस्थान का वह परिवार
जिसने अपना संपूर्ण जीवन स्वतंत्रता आंदोलन के लिए त्याग कर दिया था, वो है आपके बारट परिवार। नाम सुनते हैं आप? केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट। केसरी सिंह बारट के पुत्र का नाम है प्रताप सिंह बारट, जबकि इनके भाई का नाम है जोरावर सिंह बारट। तो केसरी सिंह बारट को याद रखिएगा, महंत प्यारेलाल हत्याकांड के तहत सजा हुई थी और इनको कौन सी जेल में रखा गया था? तो याद रखिएगा, बिहार की है हजारीबाग जेल में, हजारीबाग जेल में। और केसरी सिंह बारट नाम आते ही इनकी एक रचना याद आ गई होगी, चेतावनीरा चुंगटिया। कौन सी? चेतावनीरा चुंगटिया। आप सब जानते हैं कि मेवाड़ के महाराणा जिनका नाम है फतेह सिंह, फतेह सिंह 1903 के अंदर दिल्ली के अंदर लॉर्ड कर्जन के दरबार में भाग लेने जा रहे थे, तब उनको रोकने के लिए केसरी सिंह बारट द्वारा 1300 टे लिखकर भेजे गए, जिन्हें इतिहास में कहा गया है चेतावनीरा चुंगटिया, और ये डिंगल भाषा में थे। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने अगला। देखिए, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 17 टू 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? यानी कि राजपूत रियासतों के साथ 18-17, यानी कि आप सब जानते हैं 17 से लेकर 23 तक क्या हुई थी? अधीनस्थ संधियां हुई थी ना, अधीनस्थ संधियां। और ये किनके समय की बात है? उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, उनके समय की। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स की ये जो अधीनस्थ संधियां हैं, ये राजपूताने की देसी रियासतों के साथ करने कौन आया था? तो याद रखिएगा, चार्ल्स मेटकॉप। और ये चार्ल्स मेटकॉप कौन है? तो ये दिल्ली का रेजिडेंट है, याद रखिएगा, दिल्ली से आया था ये। और इसकी सहायता किसने की थी? कर्नल जेम्स टोड ने, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट, पूछा जा रहा है आपको। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपके एकीकरण से रिलेटेड। देसी रियासतों जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। अब आप सब जानते हैं कि राजस्थान के एकीकरण की जो शुरुआत होती है वो मत्स्य संघ से होती है। प्रथम चरण है ये मत्स्य संघ, और ये कब घटित हुआ था? तो 18 मार्च 1948। दूसरा जो चरण है वो हुआ आपके 25 मार्च 1948। तीसरा जो चरण है वो हुआ आपके 18 अप्रैल 1948। अब प्रथम चरण के अंदर 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और ये जो 25 मार्च 1948 है, इसके अंदर थी 9 रियासतें। और 18 अप्रैल 1948 को एक रियासत कौन सी मिली थी? उदयपुर। अब आप देख लीजिए, पूछ रहा है 25 मार्च 1948 को हिस्सा नहीं थी। उदयपुर जो है वो कब का हिस्सा थी? 18 अप्रैल का था। ऑप्शन नंबर 3, उदयपुर इसके तहत नहीं, उदयपुर तीसरे चरण के तहत हाँ राजस्थान का हिस्सा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, त्याग भूमि के संपादक कौन थे? देखिए, सिक्कों से क्वेश्चन आया, वक्तित्व से क्वेश्चन आया, और अब आपके सामने समाचार पत्र से क्वेश्चन आया, और एकीकरण से और क्वेश्चन आ रखा है, एक प्रशासनिक व्यवस्था से क्वेश्चन आ रखा है। मतलब आरएस के अंदर प्रत्येक बिंदु से क्वेश्चन आता है। त्याग भूमि के संस्थापक कौन? त्याग भूमि एक समाचार पत्र है जिसके संपादक कौन है? तो याद रखिएगा, हरिभाऊ उपाध्याय। ये जो हरिभाऊ उपाध्याय है, आप सब जानते हैं कि अजमेर मेरवाड़ा जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश था ना, अजमेर मेरवाड़ा, इसके एकमात्र सीएम बनने वाले व्यक्ति हैं ये हरिभाऊ उपाध्याय। एकमात्र क्या बने थे? अजमेर मेरवाड़ा के सीएम, याद रखिएगा। और बिजोलिया किसान आंदोलन का जो तीसरा चरण था वो इनके द्वारा ही चलाया गया था, तीसरा चरण। हरिभाऊ उपाध्याय, जिनकी पत्नी का नाम है रमा देवी, याद रखिएगा, रमा देवी, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे। अब देखिए, आपके सामने एक तरफ तो मंदिर हैं और एक तरफ झीलें हैं, और कह रहा है मिलान करना है। कामेश्वर महादेव, शीतलेश्वर महादेव, पीपला माता और नीलकंठ। अब देखिए, वैसे इसकी यदि आप चर्चा करेंगे तो कामेश्वर महादेव जो है वो है आपके कहां पर? पाली, यानी एक में डी है। अब जिसमें नहीं है उसको तो काट दीजिए, एक में डी है। अब आप जानते हैं कि शीतलेश्वर जो है ये राजस्थान का प्रथम समय अंकित मंदिर है। ये याद रखिएगा, फर्स्ट समय अंकित मंदिर कौन सा है? याद रखिएगा, शीतलेश्वर। ये कहां पर है? आपके झालावाड़ में। तो दूसरे के अंदर सी है, दूसरे के अंदर सी, एक में बचा है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्योंकि पीपला माता जो है वो आपके जोधपुर में, और नीलकंठ महादेव आप जानते ही हैं सरिस्का अलवर में। तो कहने का मतलब, एक तरफ कुछ धार्मिक स्थल मंदिर दिए और सामने जिलों के नाम, और वैसे ये पर्यटक स्थल भी है। ठीक, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? चित्तौड़ जो किला है उसके अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन ऐसा कौन सा मंदिर है जो कि एक जैन मंदिर है? देखिए, कुंभ श्याम मंदिर, ये जैन मंदिर नहीं है। ये जो 27 देवरी है ना, ये 27 जैन मंदिरों का क्या है? समूह है। 27 जैन मंदिरों का, 27 जैन मंदिरों का क्या है? याद रखिएगा, समूह है। और कई बार तो ये सिंगल पूछ लेता है कि 27 देवरी नामक जैन मंदिरों का समूह किस किले में है? चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर
दो इज करेक्ट आंसर। तुलजा भवानी मंदिर याद रखिएगा, ये बनवीर द्वारा निर्मित है। समिदेश्वर मंदिर जो है ये मोक्कल द्वारा है। ठीक है, कुंभ श्याम मंदिर है ये कुंभा द्वारा निर्मित है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर है 11। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर की चित्रकला से संबंधित नहीं है? अलवर से नहीं है। देखिए, जमुना दास, बख्शाराम, नंदराम या नानक राम। आप कहेंगे सर बाकी का पता नहीं। ये जो नानक राम है ये किशनगढ़ से लिखे हैं। ये कौन सी के हैं? किशनगढ़ से लिखे। और पूछ भी यही रहा है, अलवर से नहीं है तो नानक राम नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चित्रकला से भी क्वेश्चन आया। अब देखिए, साहित्यिक रचना से क्वेश्चन है। एक तरफ कुछ रचना है और एक तरफ लेखक के नाम पूछ रहा है। सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। पग फेरो है मणि मधुकर की। कोडम दे है मेघराज मुकुल, मेघराज मुकुल वही है। चुड़ावत मांगी सेनानी शीस काट दी दियो सतरानी। पागी है चंद्रप्रकाश दवेल की। बोल भारमली जो है ये यादवेंद्र शर्मा की नहीं है, ये जोशी साहब की है, याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रप्रकाश जोशी। तो ऑप्शन नंबर ए है, ये आपके सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला है घंवरी देवी, जो कि आपके बीकानेर की है। घंवरी देवी जिस गायन शैली से संबंधित थी। अब देखिए, बीकानेर है, बीकानेर जैसलमेर यानी कि पश्चिम राजस्थान की एक ही गायकी तो है, वो कौन सी है? मांड गायकी। ऑप्शन नंबर 2 मांड गायकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नारी संत दयाबाई शिष्या थी किसकी? नारी संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? अब देखिए, दो ही नाम सुनते हैं आप, एक तो दयाबाई और एक है आपके सहजोबाई। ये दोनों जो हैं वो किसकी शिष्या है? तो आप जानते हैं संत चरणदास जी की। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सहजोबाई की रचना है सेज प्रकाश, जबकि इसका है दयाबोध। ठीक है, ये भी और इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ लेता है वो कभी कभी। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। ग्रासिया, देखिए घंवरी है वो भिल्लों की है। बम जो है ये आपके मेवात क्षेत्र का है। ठीक है, हाँ। और तेहरे ताली जो है ये आप सब जानते हैं रामदेव जी की आराधना में होता है। यहाँ पर प्रोपरी पूछ रहा है कि ग्रासिया जनजाति, याद रखिएगा लूर, लूर जो नृत्य है वो आपके ग्रासिया जनजाति से क्या है? संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है विजयदान देथा के बारे में, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्या कह रहा है? विजयदान देथा के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयदान देथा जिसे आप कहते हैं बीजी, बीजी के नाम से जानते हैं ना, जिनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है जी बातारी फुलवारी। कमेंट करके बताइएगा बातारी फुलवारी में कितने खंड है? हो सकता है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने। तो बातारी फुलवारी में कितने खंड है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। तो विजयदान देथा के बारे में देखिए, विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक हैं जिनकी कहानी है चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई। बिल्कुल सही है। दूसरा, विजयदान देथा रूपायन संस्थान के सह संस्थापक है। बिल्कुल है, रूपायन संस्थान जिसकी स्थापना 1960 के अंदर कोमल कोठारी जी द्वारा की गई थी। और ये कहां पर है? तो बोरुंदा जोधपुर। कहां पर है? याद रखिएगा, बोरुंदा जोधपुर। ठीक है, यानी ये भी सही है। तो ए वे बे दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, दोनों ही सही है भाई। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, और हमारे जीके से संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं, देखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा 25 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, दिख रहा है आराम से? ठीक है, देखिए पूछ रहा है आपसे सूची ए और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ जिले हैं और एक तरफ पर्वत है। देखिए पूछ रहा है बरवाड़ा, दो चीजें हैं। देखिए, एक तो है चौथ का बरवाड़ा। चौथ का जो बरवाड़ा है वो है आपके सवाई माधोपुर में। चौथ का बरवाड़ा है सवाई माधोपुर में, याद रखिएगा। बरवाड़ा है ये है जयपुर की एक चोटी, और यही तो पूछ रहा है। तो बरवाड़ा है जयपुर में। झाड़ोल एक पर्वत है जालोर का। रघुनाथगढ़ आप सब जानते हैं शिखर, और भानगढ़ जिसे भूतों का गढ़ बोलते हैं वो है अलवर। तो ऐसा ये दूसरा क्वेश्चन, एक मंदिर थे, एक तरफ जिले, एक तरफ जिले, एक तरफ पर्वत। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है? ऐसी कौन सी पहाड़ियां हैं जो विंध्यन पर्वत श्रेणी? देखिए, जब आप ये राजस्थान का मैप देखते हैं, यहां पर आप पढ़ते हैं विंध्यन, क्योंकि विंध्याचल पर्वत मालवा का भाग है यहाँ पर, और ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और दक्षिण पूर्व के मध्य कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा संभाग है। और यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं कौन सी है? मुकुंदरा की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार, तो याद रखिएगा राज्य के दक्षिण व पूर्वी भाग में है।
राज्य के हाड़ौती क्षेत्र में है, ऐसे भी आ सकता है ऑप्शन के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान जी की बड़ा एजिश आता है जी, ऐसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सूची ए का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ मुख्य सिंचाई परियोजना है और एक तरफ सिंचाई सुविधा से लाभान्वित जिले हैं। पहला है सिद्धमुख परियोजना, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर नहर परियोजना। आपको पता हो तो ये संबंधित है हनुमानगढ़ और चूरू, नोहर भादरा और राजगढ़ तहसील। नर्मदा परियोजना, आप सब जानते हैं कि ये नर्मदा जो परियोजना है ये है जालोर और बाड़मेर, फुवारा पद्धति वाली। ठीक है, फिर है आपके झमई परियोजना, और झमई परियोजना है पाली, जालोर, जोधपुर, जबकि जाखम परियोजना है आपके उदयपुर और प्रतापगढ़। आइडिया वैसे लग रहा है थोड़ा थोड़ा, जाखम जाखम बांध है प्रतापगढ़, इसमें प्रतापगढ़ यहाँ है, झमई बांध पाली, पाली केवल यहाँ है, मिलान हो रहा है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 28 नंबर थ्योरेटिकल क्वेश्चन। भौतिक प्रदेश से जब भी क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल ही आता है आरएस में। देखिए, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है क्या? कुछ स्थानों पर संवहन धाराओं की उत्पत्ति होती है, इसी वजह से मई जून माह के अंदर धूल भरी आंधियां चलती है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि राजस्थान में मई जून माह में धूल भरी आंधियां चलती है, वजह है ये केवल ऑप्शन में मिल सकता है। बी क्या है? अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिमी हवाओं के समांतर है। अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिमी हवाओं के समांतर नहीं है, यानी यहां पर केवल एक राइट है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यही वजह है कि जिसकी वजह से आंधियां चलती है, और सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा है? गंगानगर। न्यूनतम आंधियां कहां पर चलती है? झालावाड़ में। ठीक है, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? संगमरमर विकास एवं संरक्षण नियमावली 2002 बिल्कुल सही है। संगमरमर आप सब जानते हैं, प्रसिद्ध तो वही है सफेद संगमरमर, मकराना नागौर वाला, जिसका उपयोग ताजमहल के निर्माण में भी है। राजस्थान खनिज जो नीति है 2015 में भी आई है। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2016, ये भी सही है। राजस्थान ए प्रधान खनिज रियायत नियमावली संशोधित 2016 तक, ये भी है। यानी कि ये सभी सही है भी। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 30, खनिज से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान का लगभग अकेला उत्पादक राज्य? लगभग अकेला। शीशा और जस्ता अयस्क में है, आप कहेंगे बिल्कुल है। ताम्र अयस्क में अकेला नहीं है। वोलेस्टोनाइट में तो बिल्कुल, और सेलेनाइट, यानी कि ए से और दे सही है, ए से और दे। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 नंबर क्या कह रहा है? वर्ष 2017 और 18 दिसंबर 2017 तक राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन प्राप्त हुआ? तो ये तो हमें नवीनतम आंकड़ों के तहत पढ़ना है, बाकी इसका जो आंसर है वो आप जानते ही हैं, बाड़मेर सांचौर बेसिन ही तो है, इसी से तो सर्वाधिक होता है। ठीक है, अब ये है क्वेश्चन नंबर 32। जनगणना से जब भी क्वेश्चन आता है, कभी ऐसे सिंपल नहीं आता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, या ऐसे ऐसे आता है। जनगणना 2011 के अनुसार क्रम से भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? भारत का बताना है पहले, वो है 31.15, उसके बाद में राजस्थान का बताना है, वो है आपके 24.87%, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है देखिए। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? महत्वपूर्ण खनिज आधारित, देखिए जस्ता है खनिज आधारित, सीमेंट है, संगमरमर है। इलेक्ट्रॉनिक जो उद्योग है ये खनिज आधारित नहीं है, तो ए बे और दे, ए बे और दे, ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने देखिए 34। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है? ये जनसंख्या से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन, और जब भी न्यूनतम है तो बीकानेर और नागौर आएंगे प्रतिशत के मामले में। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35। पंचभद्रा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी, अभी विगत एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन आया था कि ऑयल रिफाइनरी कहां पर है? बाड़मेर में। इसीलिए कहते हैं विगत एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पढ़ते हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए ये 2 एग्जाम के अंदर आया कि राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी कहां पर है? पंचभद्रा बाड़मेर। यहां पूछ रहा है कि पंचभद्रा बाड़मेर में जो ऑयल रिफाइनरी है वो किसका उपक्रम है? तो आप जानते हैं एक तो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL, और इसके साथ में कौन है? राजस्थान सरकार, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 36। कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ जिला है और एक तरफ शुभंकर दे रखे हैं। भीलवाड़ा का मोर है नो डाउट, क्योंकि अजमेर का खड़मोर है।
चूरू का क्या है? कृष्ण मृग, काले हिरण। सवाई माधोपुर का शेर नहीं है, सवाई माधोपुर का टाइगर बाघ है। ऑप्शन नंबर 3 इज इनकरेक्ट। बाकी जैसलमेर का गोडावण है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसलमेर का गोडावण। ठीक है, अगला देखिए। अब ये तो आपके थोड़ा इंडियन पॉलिटिक्स है, हम हमारे राजस्थान जीके की ओर बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन आए थे लगभग। आरएसपीरी में आपने पॉलिटी, करंट और राजस्थान जीके को अच्छे से पढ़ लिया, आपका बेड़ा पार है, ये समझ लीजिए। और फिर करंट तो हम देखेंगे नहीं। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 73। क्या कह रहा है? निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रति स्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है? और यही क्वेश्चन 18 के आरएस में है, और यही क्वेश्चन अभी सीईटी के अंदर भी आया सेम, कि सर्वाधिक ताप विद्युत क्षमता किसकी है? तो वो है सूरतगढ़ की। याद रखिएगा, 2820 मेगावाट। कहां पर है ये? गंगानगर। क्योंकि छबड़ा की है 2320। ठीक है, तो किसकी है सर्वाधिक? सूरतगढ़ गंगानगर की, याद रखिएगा। ठीक है, अब बाकी तो आपके देख लीजिए, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी रह गया ना, ये देखिए, देखते हैं इसमें 75 क्या कह रहा है? राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव नहीं है? कौन सा है पर्यटन में जो बिक्री प्रस्ताव नहीं है? पैलेस एंड वॉयल्स ट्रेन, ये तो है। किले, महल, हवेलियां है। मेले और त्योहार है। चिकित्सक जो पर्यटन है ये इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है निम्न में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है? ऐश्वर्या, मंगला, सरस्वती है, गंगा नहीं है, याद रखिएगा। कौन सा नहीं है? गंगा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। पूछा जा रहा है आपको, राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में अंतर्गत नहीं आती है? अब ये क्वेश्चन इतना प्रसिद्ध है कि विगत एग्जाम अभी जो है उनमें कई बार आया है ये, कि कौन सी ऐसी झील है जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं है। क्योंकि इस कार्यक्रम में राजस्थान की 6 झील है, जिसमें देखिए फतेह सागर झील है और पिछोला झील है। ठीक है, नक्की झील है, आना सागर झील है, पुष्कर झील है, और जयपुर की मान सागर झील है। जो शामिल नहीं है वो स्वरूप सागर झील है। ठीक है, तो ये